अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। आज की हम इस वीडियो में अपनी उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं जो लेजिस्लेशन के रिलेटेड हम आप लोगों को बता रहे थे, रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम ऑलमोस्ट अपने तमाम जो लेजिस्लेशन हो चुकी है 1973 से पहले, उनको हमने डिस्कस किया है, 1962 को, 1956 को और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और इससे पहले जो हमारी वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप हमारे चैनल पे चले जा सकते हैं और वहाँ पे ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग के प्रोसेस को हमने जो फ़िल्मबंद किया है, आप उसको सुन सकते हैं। आज की हम इस वीडियो में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशंस और उनके फीचर्स की तरफ जाएँगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अमेंडमेंट्स जो हुई हैं 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में सो फार, उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या फीचर्स हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में है। और इससे पहले हम ये बताते चलें कि इसकी रिटन फॉर्मेशन और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम एग्जांपल लें तो हम ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हाफ अनरिटन एंड हाफ अनरिटन। व्हाई? बिकॉज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस और नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। बट हमारे यहाँ शायद हम उतने डेवलप नहीं हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मैच्योरिटी ऑफ माइंड और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के हम अपनी कस्टम, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स, वैल्यूज़ को उस तरह से वैल्यूएबल बनाएँ कि हम उनके मुताबिक एक्ट करें, जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होता है, हम उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का ओन करते हैं और बाकी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स जो होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा नहीं समझ रहे होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न, जब कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख रहे होते हैं, तो हम ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर किसी सोसाइटी के अंदर अमल उस तरह से हो रहा है जबकि वो रिटन फॉर्म में होता है। और हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 56-62 के बाद। और दैट वाज़ अप्रूव्ड बाय द इलेक्टेड नेशनल असेंबली। और अगर हम देखें तो एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया के सबसे लेंथीस्ट डॉक्यूमेंट में से एक है। और अगर हम बात करें तो 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, 12 इसके चैप्टर हैं और 6 स्केड्यूल्स हैं, जिसको हम इसको डिवाइड करते हैं पैरेलल वे से। और इस सेंस में इसका अगर हम देखें, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो हमारे स्टेट का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। और आर्टिकल 1 जो है वो इसको अनाउंस करता है कि पाकिस्तान विल बी इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक नेशंस। और इसमें कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इंगेज की गई, एस्टैब्लिश की गई और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुस्लिम्स होना करार पाया कि जी कोई भी पर्सन, सिटीज़न ऑफ द स्टेट जो है, जो कि मुस्लिम हो, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन सकता है। और ये ऑफ़र जो है वो हम अपने नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी भाइयों के लिए नहीं रखते। और अगर हम देखें तो इनिशियल और ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशंस को इनिशियली इसका प्रीएम्बल के तौर पे जो है वो ऑन किया गया। बट ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन का इसका हिस्सा जो है वो लेटर ऑन 1980s में बनाया गया। इस्लामिक आइडियोलॉजी की स्पेस रखी गई और उसका मेजर कंसर्न ये था कि कोई भी कानून या लेजिस्लेशन अगेंस्ट इस्लाम या इस्लामिक जो इंस्ट्रक्शंस है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फंक्शन है इस्लामिक आइडियोलॉजी का, जो कि इसमें इंगेज किया गया इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के तौर पर इंगेज किया जाता है। इट्स नॉट ईजी टू अमेंड, बिकॉज अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस में चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारी हिस्ट्री में सिवाय एक दफ़ा के बाकी कभी भी हमारी किसी गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस में नहीं रही। अब ड्यू टू दिस रीज़न जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अपोजिशन के साथ मिलके इंगेज करती है इस प्रोसेस को, अमेंडमेंट के प्रोसेस को। और डिफ़िकल्ट है टू चेंज और अमेंड। और इस सेंस में जब हम करते हैं तो इस कानून के मुताबिक 2 हाउसेस जो है वो बेस पार्लियामेंट रखी गई और उसको उर्दू में जिसे हम मजलिस शुरा का नाम देते हैं। और ये 2 हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं वो एक का नाम नेशनल असेंबली रखा गया और इसको लोअर हाउस का नाम देते हैं, और अपर हाउस जो है उसको हम सेनेट का नाम देते हैं। तो लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली और अपर हाउस जो है वो सेनेट जो है हमारी पार्लियामेंट के
नेम है, इनको हम कंसिडर करते हैं। फेडरल फ्रेमवर्क है स्टेट का, जिसकी बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, बट कंपैरेटिवली 1962 के मुकाबले में वीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बड़ी स्ट्रांग है और फेडरल गवर्नमेंट पावर के लिहाज से अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पावरफुल गवर्नमेंट के तौर पर कंसिडर की जाती है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट और बाय द मजलिस शुरा जो है वो लीड किया जाएगा। प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। और प्रेसिडेंट जो है उसके लिए शर्त नहीं है कि वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो, बल्कि प्रेसिडेंट के सीट पे कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम देखते हैं तो वो एक नॉन इलेक्टेड भी बन सकता है, और अगर इलेक्टेड है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, फिर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाता है। बट एक हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है जो कि सेट की गई थी हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से, वो ये था कि जब भी कोई हेड ऑफ़ द स्टेट बनेगा तो वो अपनी पेरेंटल जो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी उससे वो रिज़ाइन करेगा, बिकॉज़ हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो पूरी स्टेट का हेड होता है, तो उसको किसी एक पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेडिशन जो है वो उस वक़्त ख़त्म हुई जब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट बने, और उनको जब कहा गया था तो उन्होंने को-चेयरपर्सनशिप जो है पीपल्स पार्टी की नहीं छोड़ी थी। तो लिहाज़ा ऐसी सूरत में वो ट्रेडिशन भी मेंटेन नहीं रख सके हम। अब ऐसी सूरत में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एंगेज की गई इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, और पाकिस्तान जो है वो 4 प्रोविंसेस और एक सेंट्रल पार्लियामेंट पे मुश्तमिल अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंगेज करता चला गया। एग्जेक्टिव्स जो हैं वो टॉप ऑफ द पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में एंगेज हुए, और एग्जेक्टिव जितने हैं ख़ुसूसन कैबिनेट मेंबर और प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला जो हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, और जबकि कैबिनेट की अगर हम बात करें तो 25% जो कैबिनेट है वो हम अपर हाउस से लेते हैं, सेनेट से, और 75% जो कैबिनेट है वो हम नेशनल असेंबली से लेते हैं। और इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में है, और प्राइम मिनिस्टर विल बी द रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी एक्शन, डीड, क्रीड्स एंड बिलीव्स विच इज़ गोइंग टू बी कंसिडरिंग इन द स्टेट। और बाई कैमरा लेजिस्लेचर जैसे मैंने आपको बताया, और इस सेंस में सेनेट और नेशनल असेंबली जो है उनका हम लोगों ने नाम दिया अपनी पार्लियामेंट को। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की हद तक हैं। फॉर एग्जांपल हम एमपीए और एमएनए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमन पब्लिक जो है वो एमएनए और एमपीए अपने अपने हल्के के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो इलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद हमने कभी प्राइम मिनिस्टर या कभी सीएम चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं दी है, कॉमन पब्लिक नहीं देती, बल्कि वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में जो जाते हैं वो आगे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द हाफ डायरेक्ट एंड हाफ इनडायरेक्ट जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम इंगेज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को हमने कभी वोट नहीं दिया, हम हमेशा एमएनएज को वोट देते हैं, एमएनएज आगे प्राइम मिनिस्टर को वोट इलेक्ट करते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट को हमने कभी वोट नहीं दिया, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और वो वोट करते हैं। इसी तरह सीएम को हमने कभी वोट नहीं दिया, और एमपीएस जो हैं मुतलका असेंबली के वो अपने अपने सीएम जो है वो चूज़ करते हैं। रूल ऑफ लॉ में बात की गई जी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन इज़ इक्वल, और कोई भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, तो लिहाजा प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो इक्वली कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो उसके पावर नहीं होती कि किसी भी सिटीजन के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वो स्नब करे या उनको डिप्राइव करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइफ और इक्वलिटी के हिसाब से ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे मद्देनज़र रखा गया, जबकि इससे पहले 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इनिशियली दर्ज ही नहीं थे, लेकिन बाद में इंक्लूड किए गए तो उनको डिफ़ाइन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्पेसिफिकली इंगेज किया गया। और याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशंस का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता ही यही है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हमेशा सिक्योर करता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कंसिडर किया जाता है। हमारे वहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स, सेफ गार्ड अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशंस। कोई भी जो पावर है वो हमारे सिटीजन्स को अगेंस्ट द लॉ जाके डिटेंशंस में विदाउट एनी एलिगेशंस जो नहीं रख सकता, और इवन स्लेवरी और फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड की गई, और इवन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस जो है वो इंगेज की गई अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेसिंग रिलीजन, हर एक को इजाज़त है कि अपने अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी और इवन इक्वलिटी बिफोर लॉ, और राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, और यहाँ तक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। जो है वो कोई भी सिटीज़न ऑफ द स्टेट जो है उसका, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उसका सेक्ट हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखता हो, बट अगर वो सिटीज़न ऑफ स्टेट है तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट हिज और हर राइट्स इन सच अ वे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम आगे चलते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो क्या है जी, लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ जो हैं, इलेक्शंस जो हैं, उनके थ्रू जो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे वो उनका मसले सॉल्व करेंगे या उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उनके डेवलपमेंटल प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे। और प्रेजुडिस मैटर्स जो हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा। वुमेन्स को फुल और इक्वल राइट्स जो हैं वो ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ में दिए जाएंगे, और सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ तक कि मुस्लिम्स वर्ल्ड के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, यानी कि ऑन द बेस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इंडिकेट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके साथ जुडिशरी के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जी फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी टू द जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो सेपरेटली ट्रीट की जाएगी, और उसको एग्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, और जजेस जो हैं हाई जुडिशियल फोरम पे, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनके अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, कैन, और उनको उनके सर्विस से रिमूव नहीं किया जाएगा अनटिल कि उनके एंड ऑफ द टर्म ना हो, या जुडिशियल कमीशन जो है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजेस जो हैं उनको रिस्पेक्टेबल सैलरीज दी जाएगी और रिस्पेक्टेबल प्लेस दिया जाएगा सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जो नेशनल लैंग्वेज की बात हुई तो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखेगी, बट फॉर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स ये इंस्ट्रक्शन थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि दैट इंग्लिश शुड बी रिप्लेस बाय द उर्दू, और उसके लिए डेफिनेटली वर्कआउट होना था, जो कि आज तक नहीं हो सका। और प्रोटेक्शन जो है वो रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दी गई, और सिंगल सिटीजनशिप ओन की गई। सिंगल सिटीजनशिप का कंसर्न ये है कि आप हमारे यहाँ 4 प्रोविंसेस हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हमारा जो सिटीज़न है वो पाकिस्तान सिटीज़न शिप रखेगा, उसको प्रोविंशियल सिटीज़नशिप के तौर पर इंगेज नहीं किया जाएगा, या उसको सेंट्रल सिटीज़नशिप के तौर पर इंगेज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल सिटीज़नशिप की जब हम बात करते हैं तो एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि क्या पाकिस्तानी कोई दूसरी सिटीज़नशिप ओन कर सकते हैं? यस, वो ओन कर सकते हैं, बट किस तायत में? वो एज़ अ बिज़नेसमैन है, सिविल पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी है। लेकिन अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो अभी तक जो हमारे पास लॉ है वो ये है कि कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकता, तो उसके लिए बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। और आज की इस रिकॉर्डिंग के डेट में आज फैसल वाडा साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है सेकंड सिटीजनशिप के ऊपर। तो इसी तरह जो है अप्रोचेस जो है वो बनाई गई, तो कॉमन मैन से सेकंड सिटीजनशिप ओन कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सिटीजनशिप की बात अगर कर रहे हैं तो इफ़ वी आर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान इन एनीवेयर, चाहे वो हम रहते हैं फाटा में रहते हैं, केपीके में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, या सिंध में या बलूचिस्तान में, तो हमारे पास जो सिटीजनशिप है वो एक ही है, दैट इज़ कॉल्ड द पाकिस्तानी सिटीजनशिप। हार्ट ट्रेजन एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रीगेशन, जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रीगेट करेगा तो ये हाई ट्रेजन एक्ट के तौर पर आएगा, और उसकी सज़ा डेफिनेटली हाई ट्रेजन की वो डेथ पेनल्टी होती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे जिनको हमने इंगेज करना था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हमें बताया गया है, जिसके अंदर ये हमें बताया गया कि क्या प्रिंसिपल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है। न्यू लेजिस्लेशन हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट हम लोग इस कानून के अंदर आसानी से नहीं कर सकते अनटिल के 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास दोनों हाउसेज में ना हो। तो इस सीरीज में जो हमने स्टार्ट की थी उसका हम कंक्लूजन करते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी सोसाइटी में इस तरह से इंगेज की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि ड्यूटी और राइट्स को डिफाइन करना, डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद जो है
सोसाइटी को स्मूथली रन करना। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की एब्सेंस होती है जिस सोसाइटी में, वहाँ माइटीज़ राइट होते हैं, वहाँ पे सोसाइटी अनरेस्ट में चली जाती है और हमेशा ताकतवर जो है वो कमज़ोर को प्रॉब्लमैटिक करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ब्लाइंड होता है? क्योंकि वो हमेशा ताकतवर के सामने एक ढाल बनता है फॉर द वीक पीपल, और वीक पीपल को हमेशा वो एम्पावर करता है अपने राइट्स की जंग में। बट अनफॉर्चुनेटली हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ऑल डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये देखते हैं कि उनके अपना ही बनाया हुआ कानून लेस देन 50% इम्प्लीमेंट होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम और विल ऑफ द रूलिंग क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। मैं अक्सर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझा रहा होता हूँ, किसी भी कंट्री का डेवलप्ड या डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का होना किसी भी तरह से दूसरे डिक्टेशन बेस्ड नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न होती है, कोई मुल्क अपना ही बनाया हुआ कानून अपने मुल्क के अंदर अगर उसका रूलर मोर देन 90% इंडक्ट करता है, इम्प्लीमेंट करता है उसके मुताबिक, तो आपका मुल्क ऑटोमैटिकली जो है वो डेवलप्ड स्टेट बनता चला जाता है। अगर कोई किसी मुल्क में उसका अपना ही बना हुआ है कानून, हस्बे ज़ायक़ा का जो वर्ड है वो मैं एहतियातन यूज़ कर रहा हूँ। हस्बे ज़ायक़ा जब इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो स्टेट डेवलप्ड नहीं होता, वो डेवलपिंग बनता है या थर्ड वर्ल्ड स्टेट होता है, क्योंकि रूलर की मर्ज़ी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्ज़िस्ट कर रहा होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे या ना करे। अगर हम अपने ही कानून को जैसे 1973 को मोर देन 90% ही इम्प्लीमेंट कर जाएँ, तो भी हम लोग डेवलप्ड स्टेट बनते चले जाएँगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस जो है किसी भी स्टेट के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी होती है सो दैट कि एवरीवन शुड एंड कुड लिव पीसफुली अगेंस्ट द पावर, क्योंकि पावर जो है वो हमेशा नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ खुद से डिज़ाइन करती है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ फॉर द वीक पीपल हमेशा खुद से डिज़ाइन करेंगे, और ऐसी सूरत हाल में वो हमेशा अपना इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे और अदर्स के इंटरेस्ट को कभी नहीं देखेंगे। तो लिहाजा आज के इस वीडियो में हम 1973 के साइलेंट फीचर्स को एंड कर रहे हैं, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।